प्योर आर सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट या एसी भी आप साथ में जोड़ लीजिए, एसी सर्किट। एक एसी सोर्स से हम इस आर को कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके अंदर हम आगे नए रिजल्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तीनों बेसिक सर्किट हमें पढ़ने हैं, ओनली आर, ओनली रेजिस्टर, ओनली कैपेसिटर एंड ओनली इंडक्टर। ठीक, तो कुछ स्टेप्स हैं, तीनों में एक जैसे फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले है नंबर 1 सिंबल। सिंबल में कुछ नहीं, आपको सिंपली एक रजिस्टर लेना है, सॉ टूथ बनाने हैं आदि के जैसे दांत, और उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देना है। ये एक एसी सोर्स है, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। स्विच दिखाना चाहे आप स्विच भी दिखा सकते हैं, स्विच है। जैसे ही ऑन करेंगे ये एसी सोर्स से एक करंट बाहर आ जाएगी जो एसी नेचर की होगी। मान लीजिए उस करंट का नाम है आई, इंस्टेंटेनियस करंट। और जो आपने ईएमएफ दिया है इस रेजिस्टेंस को, वो एसी ईएमएफ नॉन ईएमएफ है, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन में हम ले रहे हैं। ठीक, तो सिंबल इस तरह से हो गया, ये सिंबल हो गया आपका ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिल गया। ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो ये जो इक्वेशन आपने ली है यहाँ से, इसी को आपको यहाँ पर लिख लेना है। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस में लेंगे तो कॉस वाले लिख देंगे यहाँ, इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। उसके बाद नंबर 3 में आ जाइए। थर्ड पॉइंट पे आपको आना है इक्वेशन ऑफ करंट। ये जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है ऐसे इंस्टेंटेनियस करंट आई, इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो जैसे आप इक्वेशन ऑफ करंट में जाएंगे तो आपको अगर ये पता है कि करंट इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, अपोजिशन टू करंट कितना है, यहाँ पर हम बार बार एक वर्ड बोलेंगे अपोजिशन टू करंट, अपोजिशन टू करंट। रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, अपोजिशन टू करंट। अगर वो रेजिस्टेंस है ठीक है, रिएक्टेंस भी हो सकता है, इम्पीडेंस भी हो सकता है, नए नए नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग सर्किट की। करंट को के फ्लो होने की से रोकने की अलग अलग पावर होगी, उसको बोलते हैं अपोजिशन टू करंट। जैसे यहाँ रेजिस्टर है, ओनली रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो इसको तो पता है, हमें कई बार पढ़ चुके हैं कि इसके पास रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस चार्जेस को फ्लो होने से रोकता है। तो यहाँ पर अपोजिशन टू करंट अगर आपको पता है तो ओम्स लॉ की आप हेल्प ले लेंगे। ओम्स लॉ एक्सटर्नल सर्किट के लिए वैलिड होता है, यानी कि सेल और बैटरी और सोर्स जो आपने करंट का सोर्स दिया उसके बाहर। तो यहाँ सेल बैटरी की तो हम बात नहीं करेंगे, वो डीसी सोर्स है। यहाँ पर हम एसी सोर्स से ले रहे हैं सप्लाई, जो हमारी एसी है उससे। ठीक है, तो उसके भी बाहर जो है दैट इज एक्सटर्नल सर्किट। तो ओम्स लॉ हम एक्सटर्नल सर्किट वहां पर भी लगा सकते हैं। वैलिड फॉर ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर एक्सटर्नल सर्किट। और ओम्स लॉ होता है क्या, सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो, V बाई आई। V क्या है, वोल्टेज। यहाँ पर जो V है उस V को हम क्या बोल रहे हैं, EMF, E। ठीक, एक दिन हम बात करेंगे कि EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल ये जो R है आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट हो गया। तो अगर आपको EMF पता है तो उस EMF को अगर करंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे रेजिस्टेंस पता है सर्किट का, और यहाँ EMF से करंट को डिवाइड नहीं करेंगे, या फिर आप R से भी कर सकते हैं। तो I एंड R ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ R इज इक्वल टू E बाई आई। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, E बाई R। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 में ऑन डिवाइडिंग 1 बाई R, तो कितना हो जाएगा, E बाई R इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। अब देखिए E बाई R विल गिव यू इंस्टेंटेनियस EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो यू विल रिसीव इंस्टेंटेनियस करंट। पीक वैल्यू ऑफ EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द कोरस्पॉन्डिंग करंट, यानी कि I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट और साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2।
यही काम आपको बेसिक करना है हर एक बेसिक सर्किट के अंदर। सबसे पहले सिंबल, फिर उसके बाद ईएमएफ और करंट की इक्वेशन ढूंढनी है। अगर बहुत आसानी से मिल गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ईएमएफ जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने लिया है, साइन में लिया है, तो आपकी करंट की इक्वेशन भी साइन में ही आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपको बाई हुक और बाई क्रोक उसको बनाना है साइन में, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, कॉस में अगर आपने लिए तो ये इक्वेशन भी कॉस में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें दोनों चीज़ें साइन में मिल गई हैं। ओके, तो इससे हमें पता चलता है यहाँ ओमेगा टी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ईएमएफ एंड द करंट, ठीक है, ईएमएफ एंड द करंट आर इन सेम फेज। ई एंड आई आर इन सेम फेज, यानी साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चल रहे का मतलब जैसे आपने स्विच ऑन किया, ईएमएफ की वैल्यू कम से 0 से मैक्सिमम होगी, फिर कम होगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, फिर कम होगी। ऐसे करंट भी मैक्सिमम होगी, 0 होगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, फिर 0 होगी। ऐसे अल्टरनेट चेंजेस होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ईएमएफ के चेंजेस होंगे, जब ईएमएफ जिस टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, उसी टाइम पर सेम मोमेंट पर करंट भी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ईएमएफ मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगी। ईएमएफ मिनिमम होगा, करंट भी मिनिमम होगी। ईएमएफ 0 हो जाएगा, करंट भी 0 हो जाएगी। ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होना शुरू होगा, करंट भी दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि करंट का नेचर है एसी करंट। तो ये सर्किट के अंदर एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज हर हाफ साइकिल में अपनी पोलैरिटी को चेंज करती चली जाती है। ये एसी का नेचर है। इसीलिए आप प्लग को, जो आप प्लग लगाते हैं सॉकेट में, सप्लाई में, उसमें ऐसे भी लगा देते हैं तो भी चलता है, ऐसे लगाते हैं तो भी चलता है। डीसी सोर्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी सोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स पॉइंट है। पॉजिटिव इज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज लो पोटेंशियल। तो वहाँ रेड क्लिप एंड ब्लैक क्लिप आपने देखा होगा, वो वहीं पर आपको देना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन होता है। ओके, तो ये करंट की इक्वेशन मिल गई। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आई एंड आई आर इन द सेम फेज। यहाँ आने के बाद यानी कि फेज डिफरेंस कुछ नहीं है। फेज डिफरेंस कोई पूछे, 0 फेज डिफरेंस है, इसे भी नोट कर लीजिए। फेज डिफरेंस बिटवीन E and I is 0 है। उसके बाद 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में आप चले जाएंगे और 6 पॉइंट में आप बनाएंगे फेजर डायग्राम। अब ये फेजर डायग्राम क्या होता है? ये इसी बात को एक ग्राफ वाइज आपको दिखा देगा। 2 तरह के ग्राफ आएंगे, एक फेजर ग्राफ है, ये फेजर डायग्राम। देखिए, एक आपका रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट से ये ईएमएफ है जो आपने अप्लाई किया था, और उसी लाइन में करंट भी है। ये एक तरीके से इस तरह है, जैसे नंबर लाइन आप देखते हैं, क्वाड्रेंट्स देखते हैं आप, तो क्वाड्रेंट्स में इस तरह, तो ये 0 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। ये पूरा ऐसे घूम के आ जाता है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक, तो एक टाइम हाफ, ये 1/4 टाइम होगा T/4, फिर ये 2T/4 यानी T हाफ, और उसके बाद 3T/4 और फिर 4T/4 में कंप्लीट टाइम, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आई और ई भी साथ साथ ऐसे आगे चलते रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे हमेशा। यहाँ भी ई और आई एक साथ हैं, फिर यहाँ भी ई और आई एक साथ हैं, एक ही लाइन में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे, कोई भी टाइम हो। ठीक, पूरी साइकिल के अंदर अगर एसी सोर्स से केवल एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनका बिहेवियर करंट और ईएमएफ का ऐसा होगा, दे विल बी इन सेम फेज, कोई भी फेज डिफरेंस उन दोनों में नहीं होगा। इसी बात को आप वेव डायग्राम से भी बता सकते हैं। वेव डायग्राम से कैसे बताएंगे? वेव डायग्राम से बताने के लिए आपको वेव बनानी है, क्योंकि 3D ग्राफ है, इसलिए एक ग्राफ को हम बड़ा और दूसरे को छोटा बनाएंगे। ईएमएफ बड़ा होता है करंट में, क्योंकि ईएमएफ पहले आता है, और ईएमएफ आने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद, ईएमएफ क्रिएट होने के बाद ही करंट फ्लो होता है। ये वेव डायग्राम आपको बनाना है। वेव डायग्राम, इसको बहुत केयरफुली आपको ड्रॉ करना है। तो क्या करना है आपको? सिंपली 1 या 2 वेव कंप्लीट, पूरा 1 कंप्लीट साइकिल तो आपको दिखाना ही है। इस तरह से फ्री हैंड से बनाना है। ठीक है, ये टाइम है, और इधर का आपका जो है, इस यहाँ से हम रेफरेंस ले लेते हैं ये, और इधर भी एक रेफरेंस बना लिया आपने। इस तरह दूसरी तरफ भी बना लेंगे, फिर उसके बाद ये इस तरह से आपको बना लेने हैं।
जिससे जब आपकी वेव आए तो एकदम स्मूथ नज़र आपको आए। देखिए अभी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। एक बार आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर आपको इन फ्रेम्स की, रेफरेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप सीधे फ्री हैंड से आपको पता होगा कि किस टाइम पे करंट और ईएमएफ का बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप स्मूथली ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए क्या करना है, ईएमएफ के ग्राफ को हम पहले बना रहे हैं, बड़ा बनाएंगे ईएमएफ को। ये तो ये t/4 टाइम है, ये आधा टाइम है, हाफ साइकिल, फिर ये थर्ड हाफ साइकिल, फोर्थ हाफ साइकिल, यानी यहाँ तक पूरी एक साइकिल है। इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा है, एक चौथाई टाइम आगे बढ़ रहा है। t/4 के टर्म्स में 0, पहला t/4, दूसरा t/4, तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये वेव आप शुरू करेंगे फ्री हैंड स्मूथली, यहाँ से आपको टर्न लेना है, फिर नीचे आ जाना है और इस तरह से आगे बढ़ा देना है इसे। जितने भी आपको टर्न दिखाने हैं आपको स्मूथली, एक बार फर्स्ट टाइम यू विल टेक सम टाइम और सेकंड टाइम में आप आसानी से बना देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आपका ईएमएफ का ग्राफ है, ईएमएफ बड़ा वाला। इसी तरह हम करंट के लिए भी बना लेते हैं, तो करंट का कुछ इस तरह नजर आएगा। यहीं से शुरू करना है और ये छोटे वाले जो नीचे वाले पॉइंट है यहाँ से मिलाना है आपको, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको नजर रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको जाना है, स्मूथ कर्व देना है, चोंच नहीं बनानी है टर्न देते समय, स्मूथ कर्व इस तरह से देने। तो आप देख सकते हो ये ब्लू वाला जो है ये करंट का ग्राफ है। अब यहाँ ये t/4 टाइम है, फिर आधा टाइम है, फिर 3t/4 है, फिर t है, फिर इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, 5t/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6t/4 इस तरह आगे चला जाएगा। तो आप देख सकते हो जिस टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू 0 है, रेड वाली ईएमएफ 0, करंट भी 0, ईएमएफ इस तरफ E और I पॉजिटिव है इस तरफ, मतलब इस तरफ चल रहे हैं, और इधर ईएमएफ और I नेगेटिव में दूसरी साइड में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन हमने लगाया है। तो ये ईएमएफ की जिस मूवमेंट पर t/4 टाइम पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, सेम मूवमेंट पे करंट भी देखिए मैक्सिमम है। फिर ईएमएफ गोज डाउन, कम होना शुरू होता है, करंट भी कम होनी शुरू होती है। ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, करंट भी दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ईएमएफ मैक्सिमम होता है, करंट भी उसी टाइम पे मैक्सिमम होती है। फिर ईएमएफ कम होता है, करंट भी कम होती है, 0 होता है, करंट 0 होती है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये वेव डायग्राम आपका बनता चला जा रहा है। तो कितने पॉइंट्स हो गए देखिए, 1 सिंबल, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ करंट, उसके बाद फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम आपने बनाया, 7 वेव डायग्राम आपने बनाया, और लास्ट आपके पास आ जाता है ऑपोजिशन टू करंट। और इस ऑपोजिशन टू करंट को जानते ही आप रेजिस्टेंस के बारे में, तो हमने पहले ही यूज कर लिया है ओम्स लॉ की हेल्प से। इसे रेजिस्टेंस में हमें पता है पोजीशन टू करंट का नाम रेजिस्टेंस आप यहाँ बोल सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि रेजिस्टर रेजिस्टेंस लगाता है। तो R इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ से आपको मिल सकती है, E/I, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ टू इंस्टेंटेनियस करंट। ओम्स लॉ लगाएंगे बस, सिंपल। ठीक है, जैसा ईएमएफ वैसी करंट से डिवाइड करेंगे, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा या पोजीशन टू करंट मिलेगा। ठीक, अगर आपके पास ERMS वैल्यू है तो आप IRMS से डिवाइड कर लीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा। या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट से डिवाइड कर लीजिए, तब भी आपको अपोजिशन टू करंट मिल जाएगा। और अपोजिशन टू करंट का नाम यहाँ पर ओनली R सर्किट में, प्योर R सर्किट में, प्योर RAC सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ओनली R सर्किट और प्योर R सर्किट।